अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पिशावर के अंदर और पिशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने BRT मंसूबे का आगाज़ किया। इब्तिदा में इस मंसूबे की मुकम्मल होने में दावा किया गया कि 6 माह की मुद्दत में इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन उस कलील मुद्दत के अंदर ये मुकम्मल ना हो सका और लगभग 3 साल की मुद्दत के अंदर ये मंसूबा मुकम्मल हुआ और 13 अगस्त 2020 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये BRT मंसूबा इसका इफ्तिताह किया। मजमूई तौर के ऊपर ये BRT मंसूबा जो मुश्तमिल है वो 31 स्टेशन इसके हैं, जिसका आगाज चमकनी से होता है और कारखानों मार्केट तक ये बस स्टेशन या ये जो कॉरिडोर है जाता है। BRT कॉरिडोर 27 किलोमीटर पर मुहित है और इसका पहला स्टेशन आगाज जिसका होता है वो चमकनी से है और आखिरी जो इख्तिताम होता है वो कारखानों मार्केट तक है। इस हवाले से ये मंसूबा भी मुनफरिद है कि ये 3rd जनरेशन BRT मंसूबा कहलाता है, जिसके अंदर फीडर कॉरिडोर्स भी हैं और जहां से 5 मुख्तलिफ मकामात पर या मुख्तलिफ जगहों पर जाने के लिए भी मुसाफिरीन की सहूलत के लिए कॉरिडोर्स बनाए गए हैं ताकि वो मुख्तलिफ मकामात पर भी जा भी सकें, ये बस वहाँ से जा भी सकें और उसी मकाम से अगर ये जाएंगे तो वापस इसी कॉरिडोर के अंदर दाखिल होने की सहूलत भी मौजूद है। इस मंसूबे के अंदर साथ साथ जो साइकिल है उसका भी मंसूबा शामिल है, जिसको ऐप के जरिए या फिर लोड करा के साइकिल की सहूलत भी ली जा सकती है। 360 साइकिलें मौजूद हैं। मजमूई तौर के ऊपर जो ये बसेज हैं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेज कहा जाता है कि ये बसेज एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और साथ साथ जो साइकिल की सहूलत है 72 घंटे अगर साइकिल रिपोर्ट नहीं होती है किसी स्टेशन के अंदर तो फिर उस साइकिल को चोरी शुदा समझा जाएगा। मजमूई तौर के ऊपर मुसाफिरों की सहूलत के लिए पिशावर के आवाम के लिए ये एक मंसूबा है। आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर इस BRT बस प्रोजेक्ट में ना सिर्फ आपको सैर कराएंगे, इसका कंट्रोल रूम दिखाएंगे, इसका डिपो दिखाएंगे और किस तरीके से कार्ड का इजरा किया जाता है या फिर इसका टिकट लेने का जो निज़ाम है वो तमाम तर सिलसिला हम आपके सामने रखेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से आवाम इससे खुश हैं या नहीं है और ये प्रोजेक्ट ये मंसूबा पिशावर के आवाम के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद और कितना सहूलत वाला मंसूबा ये साबित हो रहा है। तो आइए चलते हैं और आज आपको BRT मंसूबे के जो प्रोजेक्ट जिसका आगाज हो गया उसकी आपको सैर कराते हैं। नाज़रीन, टिकट हमने ले लिया, कार्ड हमने ले लिया है, चलते हैं बस के अंदर और देखते हैं जरा कि मंसूबा और ये बस और यहाँ के मुसाफिर इससे किस हद तक खुश हैं। तो आइए चलते हैं और जिसे कहते हैं पश्तो में राज़ीची जू। आप कैसे देख रहे हैं इस मंसूबे को? सर ये बहुत अच्छा पेशावर वालों के लिए इन्होंने मंसूबा बनाया है और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ये एक आवाम के लिए बहुत दिलचस्प सफ़र होगा और हमेशा भी आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। खुश हैं इस मंसूबे से? ये बहुत खुश है, मेरे बच्चे भी साथ आए हैं, वो आगे बैठे हैं, सब बेटी भी आई है, सब इससे इंजॉय करने के लिए। अच्छा जी, चलें जी, एंजॉय कर रहे हैं। और कौन और बात करेगा जी हमसे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में? आप यहीं के रहायशी हैं, कैसा है ये प्रोजेक्ट, ये BRT बस मंसूबा? भाईजान बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत सहूलत है इसमें, AC का सहूलत भी है, पैसे भी थोड़ा सा लगता है इसमें। और गाड़ी में जाता है 100-150 रुपये लगता है, इसमें जाता है 50 रुपये, कार में 20 रुपये। कहाँ तक जा रहे हैं आप? हम जो लोग जाए पिशावर चौक में जाते हैं। ठीक है जी, अब ये बड़े खुश हैं। आप देख सकते हैं कि ये चमकनी से हम निकल गए हैं यहाँ से। एक स्टेशन है, 31 स्टेशन हैं यहाँ के ऊपर और ख़ास तौर के ऊपर पिशावर के आवाम के लिए। इससे पहले पिशावर के आवाम जो यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी उसमें किराया भी ज़्यादा होता था, गर्मी में AC की सहूलत नहीं थी, लेकिन इस बस के अंदर आप जैसे देखें कि इसमें वाईफाई की सहूलत मौजूद है, कैमरे इसके अंदर लगे हुए हैं, AC बहुत अच्छा AC है, यानी काफ़ी इसमें आवाम की गर्मी के दिनों में आवाम के लिए काफ़ी सहूलत है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कहाँ जा रहे हैं वैसे अभी आप यहाँ से? जी हम तो शुभा बाजार जा रहे हैं। ठीक है जी, तो खुश हैं इस प्रोजेक्ट से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत खुश है जी, सहूलत हो गई है ना जी। सहूलत हो गई जी, सहूलत हो गई। नीचे बहुत रश है, ऊपर बस बंदा जल्दी पहुँच जाता है। तो पहले इससे पहले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते थे उसमें और उसमें क्या फर्क देखा? यहाँ से जी पहले 1 घंटा लगता था, अभी 10 मिनट लगते हैं।
10 मिनट लगते जी बिल्कुल हैं। टाइम कम हो गया आपका, जी टाइम बच गया जी, काफ़ी टाइम बच गया जी। टाइम काफ़ी आपका बच गया है। वक्त की जी सहूलत, इसमें ये बताया जाता है कि वक्त की सहूलत है। और ज़रा अगर हम थोड़ा और चलते हैं, ऊपर चलते हैं ज़रा इसी बस के अंदर, बड़ी बस है जनाब ये, और लोग जो हैं सहूलत से खुश भी हैं पेशावर के आवाम के लिए, और इनका जो रद्द अमल है। अभी आप देखें कि ये एक स्टॉप पे रुके हुए हैं, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं इसके अंदर। सीटिंग की सहूलत है, लेकिन अगर सीट नहीं है तो उसके साथ साथ खड़े होने की भी एक सहूलत है, और एक आरामदेह सफ़र आवाम की नज़र में ये सफ़र बताया जाता है। तो और ज़रा देखते हैं, बात करते हैं यहाँ लोगों से। आप बात करेंगे जनाब, कैसा लगता है ये प्रोजेक्ट मंसूबा, जो बस प्रोजेक्ट है, खुश हैं इससे? हाँ इससे खुश हैं, ज़बरदस्त है। किस तरह की पहले और अब क्या फ़र्क महसूस होता है ये ट्रांसपोर्टेशन में? ये तो बहुत अच्छा है, इसमें एसी है, बाहर गाड़ियों में गर्मी है। हाँ ये बहुत अच्छा है। आप जैसे कि हमने आपको बताया, अगर आप ये देखें कि इसमें ये टाइम लगा हुआ है, अगर आप देख सकें इसके अंदर, तो ये घड़ी इसमें मौजूद है, वक्त इसके अंदर है, कैमरा इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर ये बोर्ड है जिसे आप देखें कि ये जिस तरह से लाहौर अड्डा है, ओल्ड हाजी कैंप है, फैसल कॉलोनी है, नेक्स्ट स्टेशन इसमें कौन सा आने वाला है। तो ये जो बस है इसके अंदर दो तरह की बसेज हैं इसमें, जैसे हमने आपको बताया कि एक तो एक्सप्रेस बसेज इसके अंदर हैं, और एक बस है जो कि हर स्टॉप पर रुकती है। एक्सप्रेस बस जो हैं वो 5 स्टॉप्स के बाद रुकेंगी, वो एक स्टॉप पर रुकेगी, उसके बाद फिर 5 स्टॉप बाद वो रुकेगी। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन की जो बसेज हैं वो हर स्टॉप पे रुकती है, लेकिन इससे ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है लोगों के मुताबिक वो ज़रा कम हो गया है। जिस मकाम पे उन्होंने पहुंचना होता है जल्द अज जल्द वहाँ पे पहुंच जाते हैं। सीट्स के हवाले से आरामदेह सीट्स इनकी जिस तरीके से जो बसेस के अंदर हैं, और ख़ास तौर पे जैसे हम ये बसेस जो हैं वो हाइब्रिड बसेस हैं, ये चार्ज भी हो जाती हैं, और चार्जिंग के साथ साथ ये डीजल के ऊपर भी ये चल रही हैं। 50 किलोमीटर से ऊपर जाएंगी तो फ्यूल इसका कंजम्पशन होगा, और उसके साथ अगर वो 50 किलोमीटर तक रहती हैं तो फिर ये बैटरी या इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उस पर ये बसेस चलेंगी। तो आवाम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है जी, जो स्टेशंस हैं वहाँ पे लोग और आवाम काफ़ी ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, और इसको यकीनी तौर के ऊपर जो मंसूबा इस वक्त आगाज़ जिसका किया गया है वो आवाम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मंसूबा काफ़ी ज़्यादा ये मंसूबा तनकीद भी होती रही है पीटीआई की हुकूमत के ऊपर, इस मंसूबे को लेके करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं, ताख़ीर प्रोजेक्ट में जो ताख़ीर है उसका भी गिला किया जाता रहा है, और साथ साथ जो इसकी कीमत है, क्योंकि इस बीआरटी जो बस प्रोजेक्ट की जो इब्तदाई कीमत थी वो 49 अरब रुपए थी, जो बाद बढ़ के 71 अरब के ऊपर चली गई है, और जो टोटल जो बसेज हैं वो 220 बसों का यहाँ पे ऑर्डर था, वो दिया गया है। 220 बसेज हैं, इस वक्त 120 जो बसेज हैं वो इस वक्त चल रही हैं। और भी ज़रा एक दो लोग और हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप कैसा देख रहे हैं जी इस प्रोजेक्ट को? अच्छा है, बस हमारे लिए सहूलत है। पहले एक स्टॉप पे उतरते थे, फिर दूसरी गाड़ी में चढ़ जाते थे, अब एक स्टॉप पे चढ़ जाते, फिर आखिरी अपने मंजिल तक पहुंचा देते ये लोग। अच्छा कराया है, मुनासिब है ये कराया, बस अच्छा है ये प्रोजेक्ट। तो पहले जब ये बन रहा था प्रोजेक्ट, ज़रा ताख़ीर हो गई, उस वक्त कुछ परेशानी थी कि प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, कुछ ऐसा ख्याल था आप लोगों को? जी ख्याल तो था, पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम इस पे सफ़र करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये लेट हो रहा था, टाइम पे टाइम तारीख पे तारीख दिया जा रहा था इस पे। फिर परेशानी तो ये थी कि हम इस पे सफ़र करेंगे कि नहीं करेंगे। अल्लाह की मर्ज़ी से आज बैठे हुए इसमें सफ़र कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और हम इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने ये सहूलत हमारे लिए बनाई हो, मुयसर की है। अच्छा एक चीज़ है, निस्वार खाते हैं? नहीं। अच्छा यहाँ पे वैसे कौन खाता है निस्वार? आप खाते हैं अगर है तो बताएं, वैसे पाबंदी है इस पे ना, इस पे तो पाबंदी है जी बिल्कुल। तो बगैर निस्वार के सफर कैसा गुजरता है? अच्छा गुजरा है। अच्छा गुजर रहा है। बिल्कुल अच्छा ये पाबंदी ठीक है वैसे? बिल्कुल ठीक है, है? बिल्कुल ठीक है सर जी। चले जी, ये एक चीज़ हम बता दें इसके अंदर के इस बस के अंदर
चेकिंग होती है और किसी को भी निस्वार या कोई और चीज़ खाने की इसमें इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी के पास से वो निकलती भी है तो उसको स्टेशन पे ही रोक कर जो है उसको निकलवा दिया जाता है या उससे क्लियर कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे सफाई सुथराई के हवाले से इस चीज़ की पाबंदी है कि कोई भी मुसाफिर बस में अगर उसके पास निस्वार है तो वो नहीं ले जा सकता, वो अंदर नहीं खा सकता है। नाज़रीन, यहाँ मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर जो एक तो हमने बताया कि जिस तरीके से जो दीगर सहूलियात हैं उसके साथ साथ जो माजूर अफराद हैं व्हील चेयर के लिए रैम्प भी यहाँ पे बनाए गए हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं स्टेशन के ऊपर हमारे साथ हैं और उनसे भी पूछते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि वो इस प्रोजेक्ट को, इस मंसूबे को जो पेशावर के आवाम के लिए है वो किस तरीके से देख रहे हैं। जी, किस तरह से देख रहे हैं इस मंसूबे को, खुश हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। KPK में फ़र्स्ट टाइम पर एक हमारे लिए अनमोल तोहफ़ा है और KPK के आवाम के लिए बेहतरीन, मतलब ये BRT बस बना हुआ है हमारे लिए सहूलत के लिए। हम बहुत खुश हैं, बहुत मुतमईन हैं। बहुत ठीक है, किराया ठीक है? बिल्कुल मुतमईन है, बिल्कुल A1। ठीक है जी, एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं। खासतौर पे तालिब इल्मी के दौर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम किरदार अदा करती है। जो तालिब इल्म है वो अगर मुनासिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो तो बहुत वक्त ज़ाया होता है। इनसे ज़रा पूछते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट के बाद किस तरीके से इस मंसूबे को देख रहे हैं। आप एज ए स्टूडेंट हैं जी, हैं, कैसे देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को? बहुत खुश हुए इससे, मेट्रो से, लेकिन मैं अब क्लास में अपने टाइम में यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, लेकिन मैं मेट्रो से बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप इससे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते थे? रोड में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। कितना अंदाज़ा लग जाता था, आपका वक्त कितना ज़ाया होता था? 25-30 मिनट तक ज़रूर ज़ाया करता है और टिकट भी कम है। 120 रुपये लग गया GKM से हयाताबाद पे स्टू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, और इधर 50 रुपये लग गया और यूनिवर्सिटी के सामने उतरना चाहें। ठीक है, तो इसका मतलब है आप स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्रोजेक्ट जो है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक। चलो, एक और स्टूडेंट है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप कैसे इस एज ए स्टूडेंट जो है इससे पहले और अब क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत अच्छा मंसूबा है, बहुत आसानी होती है, हमें सफ़र करने में बहुत आसानी। जब ये लेट हो रहा था तब कुछ तशवीश थी कि ये इस मंसूबे के बारे में कि बनेगा या नहीं बनेगा? ये नहीं, बहुत आसानी है। हमें उस जैसे पहले बहुत मुश्किल से हमें सफ़र करता था, अब हम बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकते हैं आसानी से। बहुत अच्छा मंसूबा है। ठीक है, ये ना सिर्फ तालिब इल्म भी हैं बल्कि लोग भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी नज़र में भी ये मंसूबा उनके वक्त की बचत का सबब बन रहा है। और जो हाँ, इससे पहले ये जो मामूल की जो ट्रांसपोर्ट थी उसमें किराया भी ज़्यादा होता था और वक्त भी ज़्यादा लगता था, लेकिन अब जो यहाँ के लोग और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट से हमने बात की वो कह रहे हैं कि वक्त भी कम लग रहा है और किराया भी इसका कम है। नाज़रीन, ये देखिए जिस तरीके से आप इस व्यू को के कहीं पे अंडर पासेज हैं, कहीं पे ये एलिवेटेड BRT है, कहीं पे एलिवेशंस हैं, कहीं पे अंडर पासेज हैं, लेकिन इस मंसूबे के हवाले से जो आवाम से हम बात कर रहे हैं, आवाम अब तक मुतमईन इससे नज़र आते हैं, ना सिर्फ सहूलियात के हवाले से बल्कि जो इसमें किराया है उसके हवाले से भी वो मुतमईन है। दाएं बाएं आप देख रहे हैं कि रोड भी है, सामने से डुअल लेन, ये यहाँ पर कुछ जगहों पे डुअल लेन है, कहीं पे सिंगल लेन भी है। ये बसेस आ भी रही हैं और ये जा भी रही हैं स्टेशंस के अंदर। तो जिस तरीके से ड्राइविंग सीट है, ड्राइवर के पास जो है वो पूरा कंट्रोल है, कैमरा यहाँ पे लगे हुए मॉनिटरिंग के लिए, घड़ी इसके अंदर मौजूद है। स्टेशंस के ऊपर, मुख्तलिफ स्टेशंस के ऊपर जो यहाँ पे आके लोग जो हैं वो इस सहूलत से इस्तेफादा कर रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ पेशावर शहर के बल्कि शहर से दीगर शहरों के जो लोग हैं उनसे भी हमारा सामना हुआ, उनसे भी हमने बात की जो इस मंसूबे को देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये इस वक्त देखें कि आगे चल के अगर हम देखेंगे तो ये एलिवेटेड एरिया भी है इस BRT का, एलिवेशन भी हमें नज़र आती है और ख़ास तौर के ऊपर डाउनवर्ड्स अंडर पासेस के अंदर, एलिवेशन के अंदर ये तमाम चीज़ें। ख़वातीन के लिए अलहदा सेक्शन है बैठने का, जो स्पेशल पर्सनस हैं उनके लिए अलहदा जगह इसके अंदर बनाई गई है। तो मजमूई तौर के ऊपर अगर हम देखें तो ये थर्ड जनरेशन जो BRT है, क्योंकि इसमें फीडर रूट्स के अंदर भी हैं जिसके ऊपर अभी अगले मरहले में आके उसको भी पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये एक मंसूबा जो पेशावर के आवाम का देरीना एक ख्वाब भी था
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2017 के अंदर जब उनकी हुकूमत को चंद माह ही रह गए थे तब इसका आगाज़ किया गया था। तो ये इस वक्त देखें कि ये एलिवेशन भी आ गई है। इससे पहले आपने देखा कि अंडरपास के थ्रू ये रूट जा रहा था, अब ये एलिवेटेड रूट है और एलिवेटेड रूट के जो स्टॉप है, जो चमकनी का जो स्टॉप होगा अगला, वहाँ पे ये बस चली जाएगी। तो कारखानों मार्केट से आगाज़ होता है इस बस का, चमकनी से आगाज़ होता है, कारखानों तक ये जाता है और फिर उसी तरीके से कारखानों से लेके यहाँ पे जो इनका डंपिंग, जो इनका यार्ड है, जो यहाँ पे जो इनका डिपो है, जो डिपो है, उस डिपो में आके ये बसेस रुक जाती हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पेशावर बीआरटी के इस बस डिपो के अंदर मौजूद हैं जहां से तमाम बसेस के ऑपरेशंस को मॉनिटर भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ ये वो जगह है जहां पे तमाम बसें आके स्टेशन करती हैं, यहीं पे आके रुकती हैं, यहीं से इनको डिस्पैच किया जाता है दीगर स्टेशंस की तरफ। मजमूई तौर के ऊपर इस पेशावर बीआरटी के लिए 220 बसों का ऑर्डर दिया गया था। 120 बसें इस वक्त ये डिपो के अंदर मौजूद हैं और यहाँ इस डिपो की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात हैं, जो सर्विसेज यहाँ की जा रही हैं, उसमें इन बसों के अंदर फ्यूलिंग का सिस्टम भी यहाँ पे मौजूद है। इन बसों की जो चार्जिंग है उसका सिस्टम भी यहाँ पे मौजूद है। खुदकार यहाँ पे जो प्लांट लगे हुए हैं, वॉशिंग प्लांट, वो भी यहाँ पे हैं, मेंटेनेंस भी यहीं पर की जाती है। और एक और अहम बात है कि ये जो बीआरटी बसेस हैं ये 12 मीटर और 18 मीटर की ये बसें हैं। इसमें चार्जिंग भी है, चूंकि ये हाइब्रिड बसें हैं और डीजल के साथ चलती हैं और ये चार्ज जो बैटरी है उसके मदद से भी चलती हैं। चार्जिंग का जो टाइम है इनका 90 से 120 मिनट के अंदर जो नॉर्मल चार्जिंग है उसमें ये बसों को चार्ज कर लिया जाता है। ये सहूलत यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग की भी सहूलत मौजूद है और ये फास्ट चार्जिंग 20 से 30 मिनट में कर ली जाती है। तो ये एक बहुत अहम बात है कि 50 किलोमीटर तक तो ये अपनी बैटरी पर चलती है, अपनी ही जो एनर्जी जिससे ये चार्ज होती हैं बसें उस पर चलती हैं और जब ये 50 किलोमीटर से ऊपर जाती हैं तो फिर ये अपने फ्यूल या डीजल पर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसी के साथ साथ ये डिपो के अंदर ये तमाम चीज़ें जिम्मेदार हैं इस चीज़ के कि तमाम जो बसें आएंगी वो इस डिपो से उसकी सर्विस मेंटेनेंस होगी और फिर बाद अज़ा ये चमकनी स्टेशन जो इसका पहला स्टेशन है और कारखानों मार्केट तक ये बसें जो पैसेंजर्स हैं उनको सहूलत देने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर बीआरटी के इस कंट्रोल सेंटर के अंदर जहां से इस बीआरटी के तमाम स्टेशंस को, तमाम बसेस को, पैसेंजर्स को यहां से मॉनिटर किया जाता है। मेरे अकब में अगर आप देखें तो एक बड़ी वीडियो वॉल लगी है, स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसके ज़रिए यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, जो काम करने वाला अमला है, वो मुस्तकिल और मुस्तादी के साथ इस पूरी चीज़ को देख रहा है और एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रख रहा है। ये जो वीडियो वॉल है, अगर आप मेरे अकब में जो देख रहे हैं, ये इसकी 40 फुट इसकी लंबाई है और 12 फुट ये ऊंची वीडियो वॉल है और इसकी मॉनिटरिंग इसलिए भी ज़रूरी है ताकि यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई मशकूक अगर कोई सरगर्मी हो वो मॉनिटर की जा सके। इसके साथ साथ यहाँ से इस बात की भी मॉनिटरिंग की जाती है कि पैसेंजर्स का जो लोड है, अगर किसी स्टेशन के ऊपर या किसी पीक आवर के ऊपर या किसी ऐसे वक्त के ऊपर जहाँ पर मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा है, तो फिर इसी कंट्रोल सेंटर के साथ ही इसके साथ जो डिपो मौजूद है जहाँ पर जो बीआरटी जो बसेज़ हैं, हाइब्रिड बसेज़ हैं, वो यहाँ से जो डीजल हाइब्रिड बसेज़ उनको यहाँ से अकॉर्डिंग टू यानी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से उनको फिर मज़ीद आगे निकाला जाता है। तो एक तरीके से ये एक हब है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक अहम जगह इस पेशावर बीआरटी के हवाले से जो इसका कंट्रोल रूम है कि उसकी पूरी मॉनिटरिंग, उसकी सर्वेलेंस सीसीटीवी कैमरेज के ज़रिए यहाँ से की जाती है और हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। इसकी मज़ीद जो डिटेल्स, जो तफसीलात हैं यहाँ पे जो ऑपरेशंस के अंदर हैं, जो इस कंट्रोल सेंटर के जो इंचार्ज हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे मज़ीद पूछेंगे किस तरीके से वो इस कंट्रोल सेंटर को मैनेज करते हैं, कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं और अगर किसी भी मशकूक तरीके से कोई मशकूक सरगर्मी नज़र आती है तो वो यहाँ से किस तरह से उसको हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, इस कंट्रोल सेंटर के जो असिस्टेंट मैनेजर कंट्रोल सेंटर
ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے اسسٹنٹ مینیجر ہیں محمد عثمان شفیع, جو کہ انجینئر محمد عثمان شفیع صاحب ہیں, جو کہ اس پورے کنٹرول سینٹر کو مانیٹر کر رہے ہیں, اس کے انچارج ہیں, اور ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس پورے BRT جو کہ یہ ہب ہے اس کو وہ مانیٹر کرنے کی ذمہ داریاں ادا کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ فرمائیے گا کہ یہ کس طریقے سے عثمان صاحب اس کو آپ کر رہے ہیں, اور سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ مانیٹرنگ کتنے کیمرے سے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس BRT کنٹرول سینٹر میں مور دین 500 کیمراز ہیں, جس سے ہم اسٹیشنز میں اور BRT کوریڈور میں اور بسز کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ مانیٹر ادھر سے ہو رہی ہیں. ہمارے پاس ادھر سرویلنس آفیسرز ہیں, آپریشن سپروائزرز ہیں, اور جو ہمارے وینڈرز ہیں ان کا سٹاف بھی تمام موجود ہے کہ جتنی بھی کوئک ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہے وہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو کس طریقے سے آپ, یعنی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ 31 اسٹیشنز ہیں, اس کے 31 اسٹیشنز کے لیے اوپر جو ہم اسٹیشنز یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں, جو لوگ آپ کے سرویلنس آفیسر ہیں, ان سرویلنس آفیسر میں کیا ایک سرویلنس آفیسر ایک اسٹیشن کو مانیٹر کر رہا ہے؟ یہ ہمارے پاس ٹوٹل 30 اسٹیشنز ہیں, اور اس میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے ڈفرینٹ شفٹس میں سرویلنس آفیسرز اور آپریشن سپروائزرز کو. تو ڈفرینٹ شفٹس میں وہ ڈفرینٹ ریچز جو ہم ڈیلی ان کو اسائن کرتے ہیں اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپریشن سپروائزرز جو بسز آ رہے ہیں وہ ٹائم سے آ رہے ہیں یا کس اسٹیشن پہ کتنا ویٹ کر رہے ہیں, ان کی ڈورز کی کیا سچویشن ہے, اس کو سارا مانیٹر وہ بھی ڈفرینٹ شفٹس میں ہو رہی ہے. تو فل آپریٹنگ آورز میں کنٹرول سینٹر از آن. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 24/7 یہ آپریشن سینٹر کام کر رہا ہے؟ یہ 16 گھنٹے کام کر رہا ہے. 16 آپریٹنگ, جو صبح 6 سے لے کے رات کو 10 بجے تک فل مانیٹرنگ اس کی آن, جب تک ہماری بسز آن روٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہے کہ لوڈ مینجمنٹ بھی آپ اس کو یہاں سے کر رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ کسی اسٹیشن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کا رش یا پیک زیادہ ہے, تو آپ کی نمبر آف بسز, کیونکہ ڈیپو بھی ساتھ ہی آپ کا ہے, تو اس لوڈ کو بھی آپ یہاں سے مانیٹر کرتے ہوئے مینیج کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ہم سب سے پہلے ان کو ایک دن پہلے سے ان کو اسکیجول دے دیتے ہیں کہ کون سی بسز کس ٹائم پہ کتنے منٹ بعد نکلنی ہے. اس کے بعد اگر لوڈ زیادہ ہوتا ہے جو کہ ادھر سے ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ہم چارٹرڈ سروس بھجواتے ہیں جو اسپیسیفک اس سٹاپ پہ جا کے اس کے بعد پھر وہ ہر ایک سٹاپ پہ رکتا ہے. اور اسی طرح یہ چمکنی سے اور کارخانوں بہت سٹاپ سے ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا محمد عثمان شفیع صاحب, اسسٹنٹ مینیجر ہیں جی یہ کنٹرول سینٹر کے جو ہب ہے پورا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو مانیٹرنگ ہے وہ بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہے, اور کسی بھی طرح کی خاص طور کے اوپر لوڈ مینجمنٹ سے لے کے کسی بھی مشکوک ایکٹیویٹی تک کی کوئی بھی چیز اگر یہاں سے نظر آتی ہے ان کو, تو وہ اس کنٹرول سینٹر سے ریپڈ رسپانس کے ذریعے بہت ایکٹیو طریقے سے اور بہت ہی کم ٹائم کے اندر اس چیز کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ناظرین, BRT پروجیکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ملک شاہ محمد وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. وزیر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کا یہ میٹرو جو BRT پروجیکٹ ہے آپریشنل ہو گیا. کافی زیادہ اس کے اوپر ابتدا میں تھا کہ جو ایک بات کہی گئی تھی, دعویٰ کیا گیا تھا کہ 6 ماہ میں یہ مکمل ہو جائے گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ متعدد بار کے وعدوں کے باوجود بھی 7-8 مرتبہ کے بعد اب جا کے اس کا افتتاح ہوا. تو یہ تاخیر ویسے کیوں ہوئی اس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید سے وہ جو پروجیکٹ منظور ہوتا ہے اس کی ایک PC1 ہوتا ہے, اور PC1 میں اس کی کمپلیشن پیریڈ ہوتا ہے. ہمارے اس BRT پروجیکٹ کا جو کمپلیشن پیریڈ ہے وہ جون 2021 سے, لیکن ہمارے سابقہ چیف منسٹر صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے ٹینیور کے 6 مہینے اس وقت رہ گئے تھے ہمارے سابقہ حکومت کے, تو اس کی یہ خواہش تھی کہ میں اس 6 مہینے میں اسی ہی حکومت میں اس پروجیکٹ کو جو جون 2021 اس کی کمپلیشن پیریڈ ہے اس کو مکمل کر سکوں. لیکن کچھ خواہش ریالٹی پر بھی اور خواہش پر کوئی پابندی نہیں ہے, یہ ایک نیک خواہش تھی, صوبے کے عوام کے فائدے کے لیے تھی. لیکن ریئلسٹک بیسز اگر وہ کرتے تو, کیونکہ اس کے اوپر کافی تنقید کا بھی سامنا رہا اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ الیکشنز چونکہ قریب تھے تو اس کو ایک الیکشن گیمک کے طور کے اوپر یہ بیان داغا گیا. اور اس سے جب سے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا
शुरू होने से पहले हमारे अपोजिशन वाले अदालत चले गए ताकि इस पे स्टे लिया जाए और इसमें रुकावट पैदा किया जाए। पहले दिन से ये जो प्रोजेक्ट है ये सूबे का वाहिद मेगा प्रोजेक्ट है, इसको पोलिटिसाइज किया गया। किसने पॉलिटिसाइज किया? अपोजिशन ने। कौन अपोजिशन की कौन सी? जिसमें जमीयत वाले थे, जिसमें एनपी वाले थे, जिसमें नॉन लीग वाले थे। तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि इस प्रोजेक्ट को हम नाकाम करें और क्योंकि इस पीटीआई तहरीक इंसाफ को इस पर क्रेडिट मिलेगी और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है सूबे का, तो इस वजह से उसने शुरू ही से इसको पोलिटिसाइज किया। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश थी वो एक नेक ख्वाहिश थी, लेकिन उस वक़्त जब अंदाज़ा हो गया कि 6 महीने में अगर इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश भी करें तो इसकी क्वालिटी में फ़र्क आएगी, क्योंकि उसके गार्डर जो बनते हैं उसके लिए एक गार्डर के लिए 25 दिन की ज़रूरत होती है। तो अगर जल्दबाजी करे तो उसका जो क्वालिटी है वो मुतासर होगी, तो इस वजह से ये मुमकिन नहीं वैसे था। अभी भी मुकम्मल जो प्रोजेक्ट है जिसमें फीडर रूट्स आपके शामिल हैं, आपके 31 स्टेशंस हुए हैं, लेकिन स्टिल आपके जो फीडर रूट्स हैं वो आपके ऑपरेशनल नहीं है जहाँ पे शटल सर्विसेज चलेंगी। तो आप नहीं समझते कि स्टिल प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि सिर्फ कॉरिडोर है उस पर ही इफ्तिताह किया गया? हमारा जो मेन कंस्ट्रक्शन काम था वो मेन कॉरिडोर था, 27 किलोमीटर का कॉरिडोर था। इसमें हमने जो और बीआरटी में नहीं है, ये सिर्फ पेशावर बीआरटी की खसूसियात है कि इसमें कमर्शियल प्लाजे है, इसमें 7 फीडर रोड्स है। तो ये हमने ऐसे एक प्लानिंग बनाई है कि ये इस मंसूबे को खुद कफील बनाएगी फाइनेंशियल लिहाज से। तो जो हमारे 7 फीडर रोड है तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर 3 हमारे फीडर रोड्स इसका चीफ मिनिस्टर इफ्तिताह करेंगे और इसके बाद जो हमारे दीगर 4 फीडर रोड से उसको भी हम शुरू करेंगे चंद महीनों में। अच्छा, एक और मलिक साहब, एक और चीज़ ये है कि इसका जो इब्तदाई जो तखमीना था वो 49 अरब रुपए था और बढ़ते बढ़ते ये कॉस्ट एस्केलेट कर गई 71 अरब रुपए के ऊपर। आप नहीं समझते हैं कि खान साहब की जब हम बात करते हैं तो माजी में वो हमेशा कहते रहे कि मेट्रो से और सड़कों से आवाम की तरक्की नहीं होती बल्कि तालीम से तरक्की होती है। हम ये समझें कि सूबे में तालीम के शोबे पे वाफिर मकदार में काम हो चुका, मुकम्मल काम हो चुका और फिर ये बीआरटी पर हमने पीटीआई हुकूमत ने इस पर काम किया। तालीम पे यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो गया है। खान साहब का जो विज़न था वो इम्प्लीमेंट किया, सबका हुकूमत ने बहुत काम किया इस पे। और जहाँ तक सड़कों की बात है तो खान साहब ने खुद इस दिन जो बात कही वो काफ़ी है कि मैं परवेज़ खटक के साथ मुताफिक नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो ठीक था। तो ये बस काफ़ी है उसकी बयान। उसने बीआरटी को अप्रिशिएट किया और ये यानी खान साहब ये समझते हैं कि बीआरटी जो है वो भी तरक्की के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पेशावर का मैं आपको बताता चलो कि ट्रैफिक का मसला पेशावर का इंतहाई गंभीर हो चुका था और जब हमारी हुकूमत थी, हमसे सबका जितनी भी हुकूमतें थी, इसने इस मसले से आंखें बंद की और इस चैलेंज को कबूल नहीं किया। वाहिद तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी कि इसने इस चैलेंज को कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बीआरटी का इफ्तिताह किया और वहाँ बसें चल रही हैं। इस चैलेंज के पीछे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान जो मेट्रो बसेस थी वो तो नहीं थी वजह? नहीं, ये पेशावर की ज़रूरत थी, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं था ट्रैफिक जाम का मसला हल करने के लिए। इसके अंदर 56 अरब रुपए का कर्ज भी शामिल है। ये जो लोन है इसको कैसे अदा किया जाएगा? इंशाल्लाह ये जो प्रोजेक्ट है ये खुद इसको पे करेगा। ये जो कर्ज है ये सॉफ्ट लोन है हमारे लिए और एनओसी मरकजी हुकूमत ने दे दिया, प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो किया गया। एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा, वन लास्ट क्वेश्चन, के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के ऊपर बड़ा यकीन रखती है और आपका बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट भी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की तकमील के अंदर 25,000 दरख्त और पौधे भी काट दिए गए। तो उसका अज़्याला या उसकी जो कीमत है वो हम क्या चुकाना हमारे लिए आसान है? यानी एक ऐसा स्टेप जिस पे एक तरफ आप पौधे लगा रहे हैं दूसरी तरफ काट भी रहे हैं। इस कौम में एक शऊर आया है पौधे लगाने का, ये कोशिश करते हैं अगर मैं कोई मौका मिल गया तो हम आपको साथ लेके वहाँ चलेंगे। करोड़ों वहाँ पौधे आवाम की जंगलात है, एक बंदे के करोड़ों पौधे होते हैं, तो ऐसे जंगलात वहाँ उग चुके हैं। इंशाल्लाह जो यहाँ कमी है हवा भी लगाते। खान साहब की ख्वाहिश है कि क्लाइमेट में भी तब्दीली आएगी,
تو انشاءاللہ ہم ایز اے قوم میں ایک شعور آ گیا ہے اور سب کی خواہش ہے کہ اس شعور کو اجا کر اس کو ایک خوبصورت ملک بنا دے. ٹھیک ہے ملک شاہ محمد وزیر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ناظرین اس بی آر ٹی کے اوپر جہاں ایک طرف حکومتی موقف آپ نے سنا, عوام کا جو رد عمل ہے وہ سنا, وہیں خیبر پختونخوا کے اندر عوامی نیشنل پارٹی جو کہ ایک بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اور ماضی میں اس صوبے کے اوپر حکومت بھی کرتی رہی ہے, ان کی جو صوبائی سیکریٹری اطلاعات ہیں سمر ہارون بلوڈ صاحبہ, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. یہ PK-78 ان کی کانسٹیٹوئنسی بھی ہے اور پشاور BRT جو پروجیکٹ اور جس کا آغاز ہو چکا ہے, ANP اس پروجیکٹ کو کس نظر سے دیکھتی ہے, ذرا ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بیک گراؤنڈ میں جناب ہمارے پاس BRT ٹریک بھی گزر رہا ہے, آپ کی کانسٹیٹوئنسی بھی ہے. آپ اس BRT پروجیکٹ کو کس طریقے سے ANP کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے جی, ہم نے ڈے 1 سے اس پروجیکٹ کو پیسوں کا ضیاع اور ایک الیکشن سٹنٹ کی طرح دیکھا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہر سٹی کو, ہر بڑے شہر کو ایک میگا ٹرانسپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن آپ میرے پیچھے BRT بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اس پہ نامکمل اور ادھورا سائیکل ٹریک بھی آئی تھنک دیکھ سکتے ہیں, اور نیچے سڑک پہ آپ ایک رش کا ایک واویلا بھی دیکھ سکتے ہیں. جو اندرون پشاور ہے اس میں اتنے برے حالات ہیں سینیٹیشن کے, سڑکوں کے. اگر آپ صرف نیچے سڑک دکھا دیں ناظرین کو ہم کس لیول کی سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں. پشاور میں پچھلے ہفتے جو بجلی کا بحران رہا ہے, جو پانی کا بحران رہا ہے, تو مائی کویسچن از کہ ہو از اکاؤنٹیبل کہ جو اربوں روپے BRT پہ لگے ہیں. ہمارے پاس جس شہر میں صاف پینے کا پانی نہیں ہے, ہمارے لوگوں کو بل دینے کے باوجود 20-20 گھنٹے 18-18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جہاں پہ 10-10 15-15 گلیاں دور سے عورتیں جا کے بالٹیوں میں پانی بھریں, تو ہمیں اتنے مہنگے پروجیکٹ کی ضرورت تھی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کیا یہاں پہ خان صاحب ایسے کہہ چکے ہیں کہ پہلے تو وہ ایگری نہیں تھے پرویز خٹک صاحب کی بات سے, لیکن یہ بننے کے بعد اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پشاور شہر کی ضرورت تھی جو ماضی میں کسی اور جماعت نے محسوس نہیں کی؟ دیکھیے جی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ سسٹم از اے مسٹ, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ اٹ, لیکن اتنا زیادہ ایکسپینسو ٹرانسپورٹ سسٹم ہمارے حساب کے مطابق اوور 3.5 ارب روپے فی کلومیٹر پشاور کی BRT کی لاگت ہے. لیکن وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ جو ایلیویشنز ہیں جو اس کی PC-1 میں ریوائز ہوا, ایلیویشنز رکھے, اس کی وجہ سے کاسٹ اسکیلیٹ کر گئی, اور بعد میں اس کے ڈیزائنز میں جو چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے ٹائم اینڈ کاسٹ دونوں اسکیلیٹ ہوا. 21 دفعہ اس کا PC-1 ریوائز ہوا ہے. تو میں عوامی نیشنل پارٹی کی ترجمان کی حیثیت سے آپ کے چینل کے توسط سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ اس کی ایک فل اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. ہمیں پہلے تو بتایا جائے کہ ہم کتنے مقروض ہیں, خیبر پختونخوا کی عوام کتنی مقروض ہے, کس کس ادارے سے کتنے پیسے لیے گئے ہیں. وہ جو سیلف سسٹیننگ ماڈل تھا BRT کا, جس میں دکانیں تھیں, کھوکے تھی, اکنامک ریوائول کے لیے جو چیز تھی, وہ بھی کوئی ماڈل ہمیں نہیں نظر آیا. اگر وہ نظر آ جاتا ہے آنے والے دنوں کے اندر, تو دین کیا آپ اس کو ایک وائبل اور فیزیبل پروجیکٹ سمجھتے ہیں؟ بٹ اگر وہ آنے والے دنوں میں آئے گا تو اس کی تو اور بھی لاگت بڑھے گی نا جی. آلریڈی اس چیز کی اتنی زیادہ کاسٹ ہو گئی ہے کہ کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو جتنا خرچہ ہو گیا ہے یہ تو اس نامکمل BRT کے اوپر ہوا ہے. اب اگر یہ دکانیں بنیں گی, اسٹیشنز انکمپلیٹ ہیں, ہماری نالج کے مطابق صرف 6 سے 7 اسٹیشنز کمپلیٹ ہیں, باقی سارے اسٹیشنز ابھی یٹ ٹو بی کنسٹرکٹیڈ. تو آپ یہ سوچیں کہ ابھی تو اربوں روپے اور اس غریب قوم کے اس پروجیکٹ پہ. عوام سے ہم نے بات کی ہے, ویسے عوام تو جو ایئر کنڈیشن بس, اس کے اندر وائی فائی, اور اس کے اندر جو اسٹیشنز ہیں اس پہ ڈسیبل پرسنز کے لیے ٹریک, واش رومز اور جو فیسلٹی اس کے اندر ہیں, اس سے تو ہمیں خوش نظر آتے ہیں. دیکھیے بسیز آر ویری نائس. بسیز میں نے خود ٹریول کیا ہے اور نو ڈاؤٹ بسیز بہت اچھی ہیں. جو پرانا ٹرانسپورٹ سسٹم تھا اس سے بہت بہتر ہیں, لیکن اس میں کریڈٹ دیں گی پھر؟ اس میں ضرور دوں گی. لیکن بسیز میں بھی ایک ہاتھ ہو چکا ہے جی. بسیز جب آئی تھیں تو ان کے ساتھ 2 سال کی ان کی بیٹری کی وارنٹی تھی. 2 سال سے زیادہ تو بسیز نے اڈے میں ویٹ کر لیا ہے, اب وہ بغیر وارنٹی کی بیٹریز پہ چل رہی ہیں. تو اگین مائی پوائنٹ از ناٹ ٹو کرٹیسائز دا پروجیکٹ ہم سب کا ہے, BRT ہم سب کی ہے, ہم اس کی اونرشپ بھی لیتے ہیں, ہم اس کا خیال بھی رکھیں گے, اس کو مینٹین بھی رکھنا چاہیں گے, بٹ
जो बात यह है कि हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी की बात करें कि इस प्रोजेक्ट को इतना ज़्यादा जो इसकी प्राइस बढ़ती गई है, इसमें किसको जिम्मेवार ठहराया जाएगा? इस कॉस्ट रेजिंग और एस्केलेशन को एएनपी किसी फोरम पे किसी जगह लेकर जाएगी? क्या एएनपी एज अ पार्टी इसको कहीं पे चैलेंज करेगी गवर्नमेंट को कि ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर गई और आवाम का पैसा ज़ाया हुआ? देखिए, बीइंग अ पार्लियामेंट्री एंड अ डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारी फर्स्ट कोशिश ये है कि हम असेंबली फ्लोर के ऊपर, जो हम पिछले 1.5 साल से ये बार बार हम कह रहे हैं कि हमें बीआरटी का एक प्रॉपर ऑडिट बताया जाए। अगर हमें उधर वो सेटिस्फाई कर देते हैं तो लाइक आई सेड, ये हम सबका प्रोजेक्ट है, 100 बिस्मिल्लाह। और अगर नहीं तो फिर हम कोर्ट की अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे कि जी वो आए और हमें जो ये हम सब के पैसे हैं, ये हम सब आवाम का सरमाया है, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी की जाए। बहुत शुक्रिया समा हारून बलोर, सूबाई सेक्रेटरी इतलात एएनपी, और उनका कहना था कि जो इसकी कॉस्ट एस्केलेशन है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो उसमें एएनपी को और तमाम पार्टीज़ को जो है सेटिस्फाई करे, और अगर ऐसा नहीं होता, उसको ऑडिट नहीं कराया जाता साफ शफाफ, तो फिर इस मामले को बहुत जल्द अदालत में लेकर जाएंगे और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा।